आज हम सभी बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस कृषि विपणन व्यापार एवं मूल्य के कुछ विशेष प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ में यह प्रश्न आपकी परीक्षा में अधिकांश बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और उनके लिए भी लाभदायक बन सके और इन प्रश्नों का वो सही से और सटीक उत्तर परीक्षा में आने पर लिख सकें। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि कृषि विपणन क्या है। भारत में कृषि विपणन की समस्याएं एवं इसके उपाय बताइए। कृषि विपणन के बारे में पूछा गया है और इससे जो समस्याएं हैं और उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए कौन से उपाय करने होंगे, उनका उत्तर लिखना है। अर्थात कृषि विपणन क्या है, भारत में कृषि विपणन की समस्याएं एवं इसके उपाय बताइए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि सबसे पहले बात करते हैं कि कृषि विपणन क्या है। तो कृषि विपणन से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जिनका संबंध कृषि उत्पादन का किसान के खेत से अंतिम ग्राहकों तक उपलब्ध कराने में प्रयुक्त की जाती हैं। अर्थात वह सभी क्रियाएं जो किसान के खेत से उपलब्ध उत्पाद को अंतिम ग्राहक तक पहुंचाने में की जाती हैं, वह सभी कृषि विपणन के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कुछ व्यक्तियों ने इन पर बताया है, अवधारणाएं प्रकट की हैं कि कृषि विपणन क्या है। तो उस प्रकार से एपी गुप्ता के अनुसार बताया गया है कि कृषि विपणन से यह तात्पर्य है कि उन क्रियाओं और सेवाओं को करने से है जिनके द्वारा मूल उत्पादक तथा अंतिम उपभोक्ता के मध्य वस्तुओं के लेन देन का संबंध स्थापित होता है। अर्थात जो भारत में कृषि विपणन की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो निम्न प्रकार हैं, जैसे कि मध्यस्थों की अधिकता। जो पहली समस्या है वो यह है कि मध्यस्थों की अधिकता। तो भारत में कृषि विपणन के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो कृषि एवं उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थों की एक लंबी श्रृंखला होती है, जिसमें गांव का साहूकार, महाजन, घूमता फिरता व्यापारी, कच्चा आढ़तिया, पक्का आढ़तिया, थोक व्यापारी, मिल वाला, दलाल, फुटकर व्यापारी इत्यादि सभी शामिल होते हैं। विशेष बात यह है कि इन सभी के द्वारा कुछ लाभ अवश्य लिया जाता है। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता द्वारा लिए जाने वाले मूल्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यही मध्यस्थ ले लेते हैं। जो दूसरा है समस्या वो यह है कि मंडियों की कुरीतियाँ। अर्थात मंडियों में कुछ कुरीतियाँ हैं, वो इस प्रकार हैं जैसे कि भारत में बहुत सी मंडियाँ अभी तक भी नियमित नहीं हैं। इन सभी अनियमित मंडियों में अनेक तरह की अनियमितताएँ देखी जाती हैं, जैसे कि तराजू बाँट में गड़बड़ी होना, उपज के एक अच्छे भाग को नमूने के रूप में निकाल लिया जाता है, मूल्य का निर्धारण करने के लिए आढ़तियों व क्रेताओं के हाथ में होना, दलाल का सौदा क्रेता के पक्ष में कार्य करना, विवाद की स्थिति में किसानों के हितों की रक्षा करने वाला इन मंडियों में कोई नहीं होना। इस प्रकार की अनियमितताओं को हम भारत में कृषि विपणन का दोष भी कह सकते हैं। अगली जो समस्या है वो इस प्रकार है कि बाजार व्ययों में अधिकता। तो अनियमितता मंडियों में कृषकों से ऐसे अनेक प्रकार के व्यय लिए जाते हैं जो उन्हें देना अनिवार्य माना जाता है, जैसे आड़त, तुलाई, दलाली, पल्लेदारी आदि। इन व्ययों के अतिरिक्त उनसे और भी व्यय वसूल किए जाते हैं, जैसे कि गौशाला, रामलीला, धर्मशाला, मुनीम, करदा इत्यादि। इनके लिए वो अलग से व्यय वसूल करते हैं। चौथी जो समस्या है वो इस प्रकार है कि श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण का अभाव। तो भारतीय मंडियों में जो कृषि उत्पाद बिकने के लिए आते हैं वे प्रायः अवर्गीकृत या अप्रत्याशित होते हैं। बहुत से कृषकों द्वारा जानबूझकर मिट्टी या अन्य ऐसे ही मिलावट करके वस्तुओं को बेचने के लिए लाया जाता है। परिणाम स्वरूप कृषकों को अपनी उपज का मूल्य कम ही मिलता है। परिणामिक तौर पर देखा जाए तो देश में श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण करने वाली संस्थाओं की कमी है। उसके बाद जो अगली समस्या है वो इस प्रकार है कि भंडार सुविधाओं का अभाव। तो भारत में ऐसे भंडार जहां पर किसान अपनी उपज को कुछ समय के लिए रख सकें और अभाव अपने हित में आने तक प्रतीक्षा कर सकें, बहुत कम है। गांव में किसानों की जो
अपनी निजी भंडार सुविधाएं हैं, उनमें रक्ती, कोड़े, मिट्टी व बांस के बने बर्तन आदि हैं, जिनमें कीटाणुओं व सीलन आदि से उपज की रक्षा नहीं हो पाती है। फलस्वरूप कृषक को अपने उपज को शीघ्र ही बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अब बात करते हैं कि इन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, अर्थात उपाय की। तो कृषि विपणन की समस्याओं को दूर करने के उपाय, जो पहला उपाय है वो यह है कि नियमित मंडियों की स्थापना। कृषि विपणन की समस्याओं से बचने के लिए सबसे प्रमुख उपाय नियमित मंडियों की स्थापना से है, जहां पर किसान अपनी उपज को उचित मूल्य पर बेच सके। आज देश में लगभग 7,062 अर्थात 7,062 मंडियां काम कर रही हैं। दूसरी जो है इसका उपाय वो इस प्रकार है कि श्रेणी विभाजन एवं प्रमापीकरण, अर्थात कृषि पदार्थों की श्रेणी विभाजन व प्रमापीकरण को हो जाने से विदेशी बाजार में ख्याति बढ़ती है तथा किसान को उचित मूल्य मिल जाता है। बाजार का विस्तार होता है तथा उपज की किस्म की उन्नत होती है। अतः अधिकाधिक कृषि पदार्थों के लिए प्रमाप स्थापित किए जाने चाहिए। इन संबंधों में सरकार द्वारा कृषि उपज अधिनियम पारित किया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। और अगला उपाय है कि प्रमाणित बाँट एवं नापतोल। कृषि विपणन में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि प्रमाणित बाट एवं नापतोल काम में लाई जाएं, जिससे कि कृषक के साथ धोखा न किया जा सके। इस संबंध में मीट्रिक प्रणाली अपनाई गई है। अगला है वो है विपणन सूचनाओं का प्रकाशन। विपणन सूचनाओं का प्रकाशन एवं प्रसारण किया जाना चाहिए, जिससे कि कृषक को कृषि पदार्थों, मूल्य एवं संबंधी बातों की जानकारी हो सके और उसको धोखा ना दिया जाए। इसके लिए हाल में ही अखिल भारतीय बाजार समाचार सेवा का भी गठन किया गया है। अगला है कि भंडार गृहों की सुविधा। तो कृषि पदार्थों के उचित विपणन के लिए भंडार गृहों की सुविधा बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि बचत को उचित रूप में सुरक्षित रखा जा सके और कृषि उपज के लिए मूल्यों में स्थायित्व लाया जा सके। इसके लिए खाद्यान्न भंडार क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि भारत में कृषि उपज के विपणन में अन्य व्यवस्थाएं कौन सी हैं। तो पहली है गांव में बिक्री। तो किसान अपनी उपज का बहुत बड़ा भाग गांव में ही साहूकार, महाजनों, बनियों, घूमते फिरते व्यापारियों, पेठों व हाटों में बेच देते हैं। लेकिन आज परिवहन के साधनों के विकास से नियमित मंडियों में वृद्धि हुई है। सह विपणन की जानकारी, ग्रामीण विकास एवं चेतना तथा साहूकारों के प्रभाव में कमी होने से कृषि वस्तुओं की गांव में बिक्री में कुछ कमी आ चुकी है। अगला है कि मेलों में बिक्री। तो भारत मेलों के लिए सुविख्यात है, जहां लगभग 1700 मेले कृषि पदार्थ व पशुओं के लगते हैं, जिनमें लगभग 40% मेले कृषि पदार्थों के होते हैं, जो मुख्य रूप से बिहार व उड़ीसा में पाए जाते हैं। मेले के स्थान के आसपास के कृषक इन्हीं मेलों में अपनी उत्पत्ति को बेच देते हैं। अगला है कि मंडियों में बिक्री। तो मंडियों से तात्पर्य उन स्थानों से है जहां थोक मात्रा में कृषि पदार्थों का क्रय एवं विक्रय होता है। यह मंडियां दो प्रकार की होती हैं, तो नियमित मंडी व अनियमित मंडी। कृषि उपज का विपणन इन मंडियों के मध्य से तय किया जाता है। नियमित मंडियों की स्थापना राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होती है, जहां पर उपज बेचने के निर्धारित नियम होते हैं। प्रायः यहाँ किसान से कुछ भी व्यय वसूल नहीं किया जाता है, सारे विक्रेता से ही वसूल लिए जाते हैं। यहाँ उपज की बिक्री नीलामी के आधार पर होती है तथा बिक्री मूल्य माल उठाते ही मिल जाता है। अनियमित मंडियों की बात की जाए तो इन बिक्री के नियम निश्चित नहीं होते हैं तथा बिक्री आढ़तियों के माध्यम से होती है। यह आढ़तियाँ दलालों के माध्यम से उपज को बेच देता है। आढ़तियाँ बिक्री मूल्य से अपनी आढ़त व अन्य खर्चे काट कर शेष राशि का भुगतान किसान को कर देते हैं। अगला है वो है सहकारी समितियों के माध्यम से बिक्री। तो सहकारी समितियां अपने सदस्यों से कृषि उत्पादन एकत्रित करती हैं और फिर उसको ले जाकर बड़ी बड़ी मंडियों में बेचती हैं।
ऐसा करने से उनके सदस्यों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल जाता है। जहां लगभग 9,000 सहकारी समितियां काम कर रही हैं, जिनके माध्यम से कृषकों को अपनी उपज को बेचकर उसकी सही कीमत प्राप्त कर पाते हैं। सही मायने में कहा जाए तो कृषि उत्पाद के विपणन का सही तरीका यही है। अब बात करते हैं सरकारी खरीद की। तो विगत कुछ वर्षों से सरकार द्वारा भी कृषि उपजों को क्रय किया जा रहा है। इसके लिए सरकार स्थान स्थान पर कुछ खरीदी केंद्र स्थापित कर देती है, जहां पर किसान अपनी उपज लाकर निर्धारित मूल्य पर बेच सके। सरकार यह खरीदी स्वयं अपने कर्मचारियों के माध्यम से या भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से करती है। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। तो प्रश्न 2 यह है कि बाजार मूल्य किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। बाजार मूल्य किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइएगा। तो दोस्तों, इसका उत्तर जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले इसी प्रकार के और भी रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो जो प्रश्न है वो यह है कि बाजार मूल्य किसे कहते हैं तथा इसकी विशेषताएं बताइए। तो इसका सही उत्तर यह है कि बाजार मूल्य किसी वस्तु का वह मूल्य होता है जो बाजार में अति अल्पकाल के लिए प्रचलन में होता है। वस्तु की कीमत पर मांग का अत्यधिक प्रभाव होता है। मांग जिस दिशा में परिवर्तित होती है, कीमत भी उसी दिशा में मुड़ जाती है। अर्थात बाजार कीमत मांग और पूर्ति की अस्थायी साम्य के फलस्वरूप निर्धारित होती है, जो कि क्षणिक होती है, अर्थात कुछ समय के लिए होती है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार बाजार की समयावधि जितनी लंबी होगी, कीमत पर पूर्ति का प्रभाव उतना ही अधिक पड़ेगा। इसी प्रकार बाजार की समयावधि जितनी कम होगी, कीमत पर मांग का उतना ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। किसी विशेष समय में वस्तु की जो कीमत बाजार में प्रचलित होती है, वही बाजार की कीमत कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी स्थान व समय विशेष पर बाजार में किसी वस्तु के वास्तविक प्रचलित मूल्य को बाजार मूल्य कहा जाता है। अब बात करते हैं बाजार मूल्य का निर्धारण। तो अति अल्पकाल में समय इतना कम होता है कि पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं हो पाता है। पूर्ति को उसके वर्तमान स्टॉक से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि वस्तु टिकाऊ है तो पूर्ति केवल गोदामों में रखे स्टॉक तक सीमित होती है। इसलिए बाजार मूल्य निर्धारण के प्रमुख रूप से मांग पर प्रभाव पड़ता है। सीधे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि बाजार मूल्य के निर्धारण में मांग सक्रिय रूप से प्रभावशाली रहता है। इसके विपरीत पूर्ति निष्क्रिय रहती है, अर्थात पूर्ति का प्रभाव बाजार मूल्य के नगण्य के बराबर अर्थात शून्य के बराबर होता है। यदि मांग बढ़ जाती है तो मूल्य भी बढ़ जाता है, और यदि मांग कम हो जाती है तो मूल्य भी घट जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि बाजार मूल्य मांग एवं पूर्ति के स्थायी संतुलन के परिणामस्वरूप निर्धारित होता है। पूर्ण प्रतियोगी दशाओं में बाजार मूल्य की प्रवृत्ति सदैव सामान्य मूल्य की ओर से जाने की होती है। अब बात करते हैं कि बाजार मूल्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो जो बाजार मूल्य की विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार से हैं। तो पहली विशेषता यह है कि बाजार मूल्य अल्पकालीन मूल्य होता है, जो लगातार घटता बढ़ता रहता है। दूसरा है कि बाजार मूल्य का निर्धारण वस्तुओं की मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा होता है। तीसरा है कि वस्तु के सीमांत उत्पादन व्यय से बाजार मूल्य का कोई भी विशेष संबंध नहीं होता है। फिर है कि बाजार मूल्य वस्तुओं की पूर्ति से नहीं बल्कि उनकी मांग से अधिक प्रभावित होता है। अनेक स्थायी कारण होते हैं जिनकी वजह से बाजार मूल्य प्रभावित होता है। फिर है कि बाजार मूल्य में सामान्य मूल्य के आसपास घूमते रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बाजार मूल्य का वास्तविक मूल्य होता है। बाजार मूल्य वस्तुओं का एक वास्तविक मूल्य होता है। बाजार मूल्य पर क्रेता व विक्रेता दोनों ही संतुष्ट होते हैं। बाजार मूल्य पुनरुत्पादनीय एवं निरुत्पादनीय दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का होता है। प्रश्न 3,
प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के बीच अंतर बताइएगा। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछा जा चुका है। इसलिए यह जो प्रश्न है यह आपकी इस श्रृंखला के सबसे नंबर 1 प्रश्न पर आना चाहिए था। तो इसका जो सही उत्तर है वो यह है कि साधनों का आवंटन। तो यदि करदाता को समान राशि यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों द्वारा भुगतान करना हो तो प्रत्यक्ष कर उसके लिए अप्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक लाभकारी होता है। अब बात करते हैं कर प्रशासन की। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष करों की तुलना में श्रेष्ठ होता है, जिनका मूल्यांकन करने में कठिनाई बिल्कुल नहीं आती है और करों की चोरी आसानी से नहीं होती है। तीसरा है कि वितरण की असमानता। प्रत्यक्ष करों में एक खास बात यह होती है कि वह आय व संपत्ति की असमानताओं को दूर करने में सहायक होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। अगला है कि निश्चितता। तो प्रत्यक्ष करों की निश्चितता पाई जाती है, जबकि प्रत्यक्ष करों में इसका अभाव होता है। अगला है लोच। तो प्रायः यह देखा जा सकता है कि प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक लोचदार होते हैं। फिर है मितव्ययता। तो प्रत्यक्ष करों की मितव्ययता का गुण देखा जा सकता है, जबकि प्रत्यक्ष करों की मितव्ययता का यह गुण कतई दिखाई नहीं देता है। अब बात करते हैं अगले करदान योग्यता की। तो प्रत्यक्ष कर करदान योग्यता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर इस सिद्धांत पर आधारित नहीं होते हैं। नागरिक चैतन्यता। तो प्रत्यक्ष कर नागरिकों की चैतन्यता जागृत करते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष करों में इसका अभाव पाया जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 यह है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो वस्तु विनिमय की वह प्रक्रिया है जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति अपनी वस्तुओं अथवा सेवाओं को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करके अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्राप्त कर लेती हैं। प्रोफेसर वक के अनुसार मुद्रा के प्रयोग के बिना किए जाने वाला प्रत्यक्ष विनिमय ही वस्तु विनिमय कहलाता है। तो प्रोफेसर वक के अनुसार यह कहा गया कि मुद्रा के प्रयोग के बिना किए जाने वाला प्रत्यक्ष विनिमय ही वस्तु विनिमय कहलाता है। फिर प्रोफेसर थॉमस के अनुसार यह कहा गया कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रत्यक्ष आदान प्रदान को ही वस्तु विनिमय कहा जाता है। अतः वस्तुओं से होने वाला प्रत्यक्ष विनिमय ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ व वस्तु विनिमय प्रणालियाँ की सीमाएं निम्नलिखित हैं। तो जो पहली है वो यह है कि वस्तु के विभाजन में कठिनाई। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि इन वस्तुओं से किसी भी वस्तु के साथ विनिमय किया जाए तो किसी एक व्यक्ति को निश्चित रूप से हानि उठानी पड़ सकती है। वस्तुओं के विभाजन करने की स्थिति में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि विभाजित करने से कुछ वस्तुओं की उपयोगिता नष्ट हो जाती है। फिर है दोहरे संयोग का अभाव। तो वस्तु विनिमय संभव तभी हो सकता है जब दूसरे पक्ष को हमारी अतिरिक्त वस्तु की आवश्यकता हो। कोई व्यक्ति अपनी वस्तु देना चाहता है तो किंतु उसे हमारे पास उपलब्ध वस्तु की आवश्यकता ना हो, तब ऐसी स्थिति में दोहरे संयोग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर है हस्तांतरण का अभाव। वस्तु विनिमय में एक समस्या यह थी कि इस प्रणाली में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कठिनाई होती थी। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर में बसना चाहे तो वह अपनी संपत्ति को अपने साथ बिल्कुल नहीं ले जा सकता, क्योंकि वह अपनी संपत्ति के बदले समुचित मात्रा में वस्तुएं प्राप्त नहीं कर सकता। इसके अलावा उसे अतिरिक्त वस्तुओं व पशुओं के साथ साथ दूर दूर यात्रा करने में समस्या उत्पन्न होती थी। फिर अगला है धन संचय में कठिनाई। वस्तु विनिमय में भविष्य में के लिए धन संचय करना कठिन था। सामान्य तौर पर देखा जाए तो कुछ वस्तुएं टिकाऊ नहीं होती हैं, कुछ समय बाद नष्ट हो जाती हैं तथा उसका मूल्य घटकर शून्य हो जाता है। अर्थात वस्तु विनिमय में
धन का संचय सड़ने गलने व मूल्य में परिवर्तन होने के कारण नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है भावी भुगतानों में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी भी वस्तु का मूल्य निश्चित न होने के कारण किसी वस्तु का मूल्य क्या होगा यह अनुमान लगाना कठिन होता था। इसके अंतर्गत उधार लेने का प्रचलन असंभव था, अतः इस प्रणाली में भावी भुगतान की सुविधा का अभाव होता था। फिर है कि मुद्रा द्वारा वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ दूर करना। या इस प्रकार से एक बार प्रश्न यह भी पूछा गया था आपकी परीक्षा में कि मुद्रा के आविष्कार ने वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को कैसे दूर किया। तो पहला है दोहरे संयोग से। तो मुद्रा का आविष्कार हो जाने के कारण वस्तु के विनिमय से उत्पन्न दोहरे संयोग की समस्या से छुटकारा मिल गया। अब हम मुद्रा देकर अपनी आवश्यकता की वस्तु किसी से भी कहीं भी प्राप्त कर सकते थे। पहले दोस्तों यह होता था, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी भी वस्तु का स्थानांतरण या करके या बदल कर दूसरी वस्तु प्राप्त कर सकता था। यदि मान लीजिएगा अगर आपको गेहूँ की आवश्यकता थी और दूसरे व्यक्ति को चावल की, तो आप उसको चावल देकर गेहूँ ले सकते थे और वो आपको गेहूँ देकर चावल ले सकता था। तो यह होता था वस्तु का स्थानांतरण अर्थात लेन देन। लेकिन जब से यह मुद्रा का आविष्कार हुआ तब से बहुत कुछ सुधार हुआ है। पहला सुधार यही हुआ है कि दोहरा संयोग। उसके बाद जो दूसरा हुआ है वो यह हुआ है कि मूल्य का मापन। अब हम किसी भी वस्तु का मूल्य मुद्रा के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। मुद्रा के बदले अब आसानी से कोई भी वस्तु प्राप्त की जा सकती है। फिर है मूल्य का संचय। मुद्रा के मूल्य में स्थिरता पाई जाती है, यह शीघ्र नष्ट नहीं होता है, अर्थात यह वस्तु के भांति शीघ्र नष्ट होने वाली नहीं होती है, अतः इसका संचय करना असंभव हो जाता है। फिर है कि हस्तांतरण की सुविधा। मुद्रा के आविष्कार से एक बात तो आसान हो गई कि अब कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बेच या खरीद भी सकता है। इस तरह मूल्य का हस्तांतरण संभव हो गया। फिर है भावी भुगतान करना संभव। तो मुद्रा के आविष्कार ने किसी भी वस्तु के मूल्य को निश्चित मानकर भावी भुगतान की सुविधा को आसान कर दिया। इसके अंतर्गत उधार लेन देन भी आसान हो गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे क्या वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और उनके लिए भी यह लाभदायक साबित हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।